हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं हूं जसवंत पाठक और आप सभी को करा रहा हूं मैं क्लास 9th की एनसीईआरटी, जिसमें मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था वाई डेमोक्रेसी व्हाट इज डेमोक्रेसी। आज हम सेकेंड चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। राइट, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, और कॉन्स्टिट्यूशन होने से जनता को, उस देश के नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिल सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग हाउ डेमोक्रेसीज क्रिएट देयर फंडामेंटल रूल्स एंड द वैल्यूज दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला ये चैप्टर, और इसको शेयर करिए ताकि मैं सभी जो भी 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटीज हैं वो मैं करा सकूं। अब है यहां पर आप देखेंगे कि जो शुरुआत होती है क्लास 9th के एनसीईआरटी की, जो शुरुआत होती है तो उसमें दक्षिण अफ्रीका में जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनता है, और नेल्सन मंडेला जो होते हैं उनको किस तरह से जेल में डाल दिया जाता है जब वो आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं। आपने देखा कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में काले गोरों का बहुत बड़ा वहाँ पर मतभेद चलता है। जो गोरे लोग होते हैं, जो बेसिकली अंग्रेज होते हैं, वो वहाँ पर ब्लैक पीपल्स से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, उनको अपनी जो है अपनी कॉलोनी में एंट्री नहीं देते हैं। ठीक है, और उनकी कॉलोनी के गेट पे लिखा होता है कि नेटिव्स इंडियन एंड कलर रेड्स, इफ यू इंटर दीज प्रेमाइसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग, आर्म्ड गार्ड्स शूट ऑन साइट, सेविज डॉग्स डेवर द कॉप्स, यू हैव बीन वार्न्ड। ये उनके दीवार पर लिखा रहता है। इसका मतलब हो गया कि जो है देशी अश्वेत, यानी जो एक तरह से काले लोग हैं, ठीक है, और हिंदुस्तानी जिनकी रंगीन चमड़ी है ना, जो रेड या ब्लैक है, ठीक है, अगर तुम रात में इस तरफ आए, इस कॉलोनी में तुमने इंटर किया, अगर तुम यहां पर घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। यानी जो हथियारबंद सुरक्षा गार्ड्स होंगे वो तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे, और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। ये मैं तुमको वार्न कर रहा हूं, ये तो मैं तुमको चेतावनी दे रहा हूं। अब सोचो ऐसे साइन बोर्ड्स अफ्रीका में लगे हुए थे, यानी किस तरह से जो अफ्रीकन पीपल्स हैं उनसे जो ब्रिटिशर्स थे, जो गोरे लोग थे, वो हेट कर रहे थे। तो ये एक तरह से उस पर्टिकुलर सिटीजन्स के लिए, पर्टिकुलर कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा शेमफुल था कि बताओ विदेशी लोग हमारी ही धरती पर आकर ये कह रहे हैं कि तुम्हारी ही धरती पर अश्वेत हो और वहां पर तुमको किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। तो अब नेल्सन मंडेला लड़ाई लड़ते हैं अपने देश के लिए, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष होता है, और इस तरह संघर्ष होता है कि नेल्सन मंडेला जी को जेल में डाल दिया जाता है, और ऐसी जेल जो बहुत ही ज्यादा भयावह होती है। यहां पर आप देखें वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। अब मैं एक कलर ले लेता हूं, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ, वी ऑल नो दैट। एक ऐसा लॉ है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस relationship among citizens and between people and government as the highest law of the land. डेमोक्रेटिक फाउंडेशन, यानी एक तरह से लोकतंत्र को स्थापित करने का भी काम कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। अगर कोई भी देश लोकतांत्रिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा, तो डेफिनेटली उस देश में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। इट जनरेट ट्रस्ट, है ना, क्या करता है? ट्रस्ट बिल्ड करता है। स्पेसिफाइज गवर्नमेंटल पावर्स, लिमिट्स अथॉरिटी एंड एक्सप्रेसेस सोसाइटल एस्पिरेशन, यानी डेमोक्रेटिक फाउंडेशन जो है स्टैब्लिश करने का भी काम करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब साउथ अफ्रीका की जर्नी को देखें, डेमोक्रेसी के लिए किस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी, खासतौर से नेल्सन मंडेला जी ने। तो पहला तो आप देख सकते हैं कि अपार्थीड एरा, सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वेयर व्हाइट्स ऑप्रेस द ब्लैक मेजॉरिटी थ्रू सेग्रेशन एंड वायलेंस, यानी उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता था, उनके पास में कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं था, उनके पास बोलने तक की आज़ादी नहीं थी। मंडेला इम्प्रिजमेंट, यानी 27 ईयर्स मंडेला को रॉबिन आइलैंड प्रिजन में डाला गया, है ना,
और किस तरह से, जबकि वो बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उनको फुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद था और उनको उस चीज़ों से वंचित रखा गया। स्ट्रगल एंड प्रोटेस्ट में देखेंगे तो द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लेड रेजिस्टेंस थ्रू मार्च एंड स्ट्राइक डिस्पाइट ब्रिटल गवर्नमेंट रिप्रेशन। ठीक है, इतने सारे प्रोटेस्ट हुए, जैसे भारत देश के अंदर महात्मा गांधी के नेतृत्व में इतने सारे आंदोलन हुए, इतने सारे जो है सत्याग्रह हुए, जिससे देश को एक तरह से क्या मिली, एक नई पहचान मिली। जो लोग जाति के नाम पे लड़ रहे थे, जो लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे थे, आज वो राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। और एकता ही ये प्रदर्शित करती है उस देश की पहचान को कि अब ये देश गुलामी से आज़ादी की तरफ बढ़ेगा। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 1994 हिस्टोरिकल एनिमीज negotiated peacefully, creating one of the world's finest constitution based on equality and human rights। 1994 का वो दौर जहां पर आपने देखा कि दक्षिण अफ्रीका को भी अपना संविधान मिला, अपनी आजादी उनको मिली। अब यहां पर आपने देखा कि किस तरह से अपार्थीड सिस्टम्स काम करता था। रेशियल क्लासिफिकेशन है ना, पीपल लेबल्ड बाय स्किन कलर की वजह से उनको जज किया जाता था, है ना। वाइट कलर्ड एंड इंडियंस, इनको बहुत जो वाइट मैन बर्डन थ्योरी काम करती है ना, आपने देखा कि जो वाइट मैन बर्डन थ्योरी होती है ना, यानी जो अंग्रेज लोग हैं वो ये कहते हैं कि उनके ऊपर जो ब्लैक पीपल है उनका बर्डन है। क्लियर। और सेग्रेशन आप देखेंगे तो सेपरेट ट्रेन्स, बसेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल, बीचेस एंड चर्चेस, यहां पर उनको अलाउ नहीं था। यानी इवन बसेस उनके लिए नहीं थी, उनके पास में स्कूल्स नहीं थे, चर्चेस में जाना अलाउ नहीं था, है ना। और उनको एकदम पूरी तरह से उन्हीं के देश में अलग थलग करके रखा गया था। ठीक है। नो राइट्स, उनके पास में कोई किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं था। नॉन वाइट्स डिनाइड वोटिंग राइट्स एंड could not from association or protest their treatment। यानी वो उनके पास में कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे, उनके पास किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं था, है ना। अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला का एक कोट है कि आई हैव चेरिश द आइडल ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाने के लिए कि सब लोग एक साथ में जब मिलेंगे तभी वो देश को आज़ाद करा सकेंगे और हमारे अंदर कोई ऐसी धारणा नहीं रहेगी कि जो गोरे लोग हैं इनके प्रति हमारी हेट बढ़ जाए। ऐसा नेल्सन मंडेला इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करते थे। वो कहते थे कि हमको बस हमारे राइट्स मिल जाए, हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाए और इन जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इससे हमको आज़ादी मिल जाए। नेल्सन मंडेला ने इस बात का कभी जिक्र नहीं किया कि हमको गोरों से बदला लेना है। अब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी की बात करें तो 1928 का ड्राफ्ट तैयार हुआ। आपने देखा कि किस तरह से भारत के अंदर भी अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बनाई और मुगल डायनेस्टी को खत्म किया, है ना। और कहीं ना कहीं आपने देखा कि 1857 का रिवॉल्ट था, जिन्होंने अंग्रेजों को ये दिखाया कि भारत के लोग भी अब धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, भारत देश के लोग भी आज़ादी चाहते हैं। और 1947 का वो दौर आया जिसने भारत देश को आज़ादी दी। उसमें बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे नेता, बहुत सारे क्रांतिकारियों का बलिदान भी उसमें रहा, जो भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी बहुत सारे बलिदानों के बाद में भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन 2 years 11 months और 18 days में बनकर तैयार हुआ। ठीक है। मोतीलाल नेहरू एंड कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसाइजिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस एंड माइनॉरिटी राइट्स। यानी जो मोतीलाल नेहरू की 1928 की रिपोर्ट थी, एक तरह से इसने ब्लूप्रिंट का काम किया भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। फिर इसके बाद में फ्रीडम स्ट्रगल वैल्यूज भी भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ी हुई थी, है ना। नेशनल मूवमेंट शेप्ड कंसेंसस ऑन डेमोक्रेसी, इक्वलिटी एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बियॉन्ड जस्ट इंडिपेंडेंस। भारत देश के अंदर सोचो इतनी ज़्यादा विविधता है, इतना ज़्यादा कह सकते हो कि डाइवर्सिटी है। यहाँ पर बहुत सारे जाति के लोग, बहुत सारे कास्ट, बहुत सारे जेंडर, बहुत सारे लैंग्वेज, आप कह सकते हैं कि इतनी सारी लैंग्वेजेस भारत देश के अंदर है ना। रिलीजन है, ठीक है। सबको एक साथ लेके चलना है, तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करना था जिसमें सभी के लिए बात हो, सबको राइट्स मिले, सब अपना जीवन बेहतर तरीके से, डिग्निफाइड जीवन वो अपना जी सके, एंजॉय कर सके।
तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए बहुत सारी कमिटीज बनाई गई और जिसमें अलग अलग लोगों ने अपना मत दिया, जिसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतने लंबे अंतराल के बाद में बनकर तैयार हुआ। कॉलोनियल एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो 1937 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शंस प्रोवाइडेड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन। क्लियर, यानी कॉलोनियल एक्सपीरियंस भी रहा। आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग देशों से भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छी चीजें थी उसको बोरो करी गई। जैसे यूएसए से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। अलग अलग देशों से क्या क्या चीजें नई नई जोड़ी गई भारत देश के अंदर। क्लियर, और भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसी एक बॉडी फॉर्म करी गई थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा जिसको कहते हैं, ठीक है। इलेक्टेड जुलाई 1946 में, फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई। 299 मेंबर्स थे आफ्टर पार्टीशन फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो अडॉप्ट किया गया, अभी लागू नहीं किया गया। लागू कब किया जाएगा? 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट कर दिया गया। बनकर कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इफेक्ट में कब आ गया? 26 जनवरी 1950, और उसी दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है। अब देखिए आप डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशन अक्रॉस इंडिया, यानी पूरे देश के लोगों का रिप्रेजेंटेशन था, तब भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। सिस्टमैटिक प्रोसेस था एक, 114 डेज ऑफ डिलिबरेशन ओवर 3 years, 2000 प्लस अमेंडमेंट्स कंसीडर्ड इन ओपन कंसेंसुअल मैनर, है ना। आपने देखा कि इसमें किस तरह के अमेंडमेंट्स हुए, है ना। 114 दिन की डिलिबरेशन थी, डायलॉग्स के थ्रू बातें चल रही थी, अमेंडमेंट्स हो रहे थे, है ना, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, है ना, कृष्णा स्वामी अय्यर, टीटी कृष्णमाचारी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा। BN राव साहब जो बहुत बड़े चेंज मेकर थे, उन्होंने भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अक्सर लोग उनको भूल जाते हैं, लेकिन BN राव साहब का जो रोल था, आपको कभी मैं डिटेल में जब पढ़ाऊंगा, UPSC लेवल का पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आपको क्लियर ये सारी चीजें पता चलेंगी। अब यहां पर बात करें तो की आर्किटेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, सोशल रेवोल्यूशनरी अगेंस्ट कास्ट इनइक्वालिटीज, लेटर लॉ मिनिस्टर, बाद में ये लॉ मिनिस्टर बनाए गए। और इन्होंने जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, खैर ये चित्र उन्होंने थोड़ा सा गलत डाल दिया है अम्बेडकर साहब का, है ना, महिला बना दिया है अम्बेडकर साहब को, लेकिन अम्बेडकर साहब का योगदान बहुत रहा। दलित पिछड़ों को उन्होंने अगड़ों के साथ में जोड़ने का काम किया, उनको बहुत सारे राइट्स दिलाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, है ना, और इन्होंने एडवोकेसी करी सोशलिज्म की, है ना, समाजवाद के बहुत बड़े प्रवर्तक इनको कहा गया, डेमोक्रेसी का प्रवर्तक कहा गया। सेकुलर जैसे शब्दों को, यानी भारत देश को सेकुलर रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट रहे, लॉयर रह चुके थे, और चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यहीं पर वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ बारदौली सत्याग्रह, इंटीग्रेटेड प्रिंसली स्टेट्स, यानी भारत देश में अगर भारत देश को यूनाइट करने का काम अगर किसी एक बंदे ने किया है, एक महान क्रांतिकारी कह लो, महान कह सकते हो कि एक तरह से लीडर कह लो, उसमें सरदार पटेल का नाम आता है, जिनके नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है। यूनाइट करने का काम किया, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट जो भारत देश से अलग होना चाहते थे उनको भारत देश के टेरिटरी में मिलाने का जो काम किया वो सरदार पटेल को जाता है। तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, ठीक है। अब बात करें विजन ऑफ इंडिया फ्यूचर की, तो जिसमें महात्मा गांधी, है ना, 1931 की बात है कि एन इंडिया इन विच द पुअरेस्ट शैल फील इट इज देयर कंट्री विद नो हाई और लो क्लास वेयर ऑल कम्युनिटीज लाइव इन परफेक्ट हार्मनी। चाहते थे महात्मा गांधी कि सबसे पहले गांव की तरफ हम लोग ध्यान दें, जहां पर बहुत सारे गरीब रहते हैं, गरीब और अमीर का ज्यादा अंतर ना हो, ठीक है।
लोअर और अपर जैसे कि क्लास ना हो, क्लास लेस सोसाइटी होनी चाहिए। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, हाउ लॉन्ग शैल बी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ और contradictions, political equality alongside social and economic inequality puts democracy in peril। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब भी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी इस्टेब्लिश करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन हो, किसी भी तरह का कोई भेदभाव हो, और इस तरह से भारत देश के अंदर प्योर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो पाएगी। जवाहरलाल नेहरू जो बहुत बड़े सोशलिस्ट नेता थे, लॉन्ग ईयर्स एगो बी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, इनका एक भाषण था जब 1947 में दे रहे थे। द सर्विस ऑफ इंडियन मीन्स एंडिंग पॉवर्टी, यानी हम गरीबी को खत्म करेंगे, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर की जो है समानता होगी सबको, है ना, हॉस्पिटल्स होंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे, लोगों के पास में गरीबी खत्म होगी। यानी एक तरह से सोशलिस्ट लीडर के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी जाने गए, और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनने में अपना बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया। अब बात करें भारत देश में प्रियम्बल की, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया उसके बाद प्रियम्बल को एड ऑन करा गया, है ना, और उसमें लिखा गया, आप देखते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली टू रिजॉल्व इंडिया इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ऐसे करके जोड़ा गया कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी इस तरह के वर्ड्स उसमें इंक्लूड किए गए। आप लोगों को प्रियम्बल याद होना चाहिए। वी द पीपल पहला वर्ड आप देखिए, हम भारत के लोग, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसी को दी गई तो कौन है, हम भारत के लोग। किसी मंत्री, किसी तंत्री, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी राष्ट्रपति को पावर नहीं दी गई, लोगों को दी गई कि लोग जब चाहें तब जो है सरकार को हटा सकते हैं, जो बैठा हुआ है राजा, है ना, उसको वोट के थ्रू जो है हटा के दूसरे को बिठा सकते हैं, यानी अपने मन मुताबिक जो है उस देश के राजा को चुन सकते हैं। Constitution enacted by citizens through representatives not imposed by external powers, यानी भारत के लोग, भारत की जनता रिप्रेजेंट करेगी यहाँ की सरकार को। सोवरेन होगा हमारा देश। सोवरेन का मतलब होता है कि किसी भी तरह का इंटरनल और एक्सटर्नल दबाव किसी दूसरे देश का या किसी इंटरनल दबाव भारत देश के राष्ट्र पर ना हो, यानी जो डिसीजन लिए जाए वो पूरी तरह से फ्री हो, इंडिपेंडेंट एक तरह से डिसीजन होना चाहिए, यानी भारत देश के ऊपर, भारत की सरकार के ऊपर किसी दूसरे का दबाव ना हो। यूएसए हमसे ना कहने आए कि तुम इस तरह से काम करो। ठीक है। सोशलिस्ट इसमें डाला गया, सोशलिस्ट यानी वेल्थ जनरेटेड सोशली शुड बी शेयर्ड इक्वली रिड्यूसिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, यानी कोई भी भेदभाव नहीं होगा, है ना, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज नहीं होंगी। सेक्युलर यानी ऐसा हमारा देश होगा, ऐसा हमारा राष्ट्र होगा जहां पर सभी धर्म एक तराजू में तौले जाएंगे, एक तरह से उनको देखा जाएगा, एक तरह से उनके साथ में उनको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है। और जो भारत देश है वो किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यानी सभी सर्वधर्म संभाव की नीति को अपनाएगा। कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम विद नो ऑफिशियल रिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल बिलीव्स, यानी सबकी बिलीव्स को इक्वल मान्यता, इक्वल जो है कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन वो देगा। अब नेक्स्ट जो वर्ड डाला गया वो है डेमोक्रेटिक, यानी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। ऐसा नहीं कि किसी नेता का लड़का हो तो उसको वोट देने का अधिकार हो, किसी गरीब का लड़का हो तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो कुल मिला के महिलाओं को भी वोट देने का राइट होगा, पुरुषों को भी देने का राइट होगा, यानी भारत देश का जो भी नागरिक है उसको वोटिंग राइट्स मिलेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के थ्रू। रूलर्स होंगे, इलेक्टेड होंगे, ठीक है, अकाउंटेबल होंगे, क्लियर। अब उसके बाद में रिपब्लिक डाला गया, यानी जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, यानी भारत देश का जो प्रेसिडेंट होगा वो भी भले इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, वो भी उसका जो है इलेक्शन के थ्रू उसको जो है लाया जाएगा। ठीक है। नॉट हेरिडिटरी, ऐसा नहीं कि वंशानुगत होगा। अब भारत देश में ऐसा देख लो कि कोई राष्ट्रपति, उसका लड़का राष्ट्रपति या फिर उसका लड़का, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। यानी भारत देश का राष्ट्रपति भी जो हेड ऑफ स्टेट है वो भी क्या है, जो है इलेक्ट किया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इलेक्शंस उसके होते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जस्टिस,
जस्टिस कितने प्रकार के हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस होगा, यानी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन और जेंडर। फिर दूसरा, लिबर्टी कितने प्रकार की होगी? 5 टाइप की। फ्रीडम ऑफ थॉट यानी एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, है ना, यानी 5 तरह की स्वतंत्रता होगी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी जाएगी। ठीक है। फ्रेटर्निटी होगी, ट्रीटिंग ऑल सिटीजन्स एज फैमिली मेंबर्स, एंश्योरिंग डिग्निटी एंड नेशनल यूनिटी, यानी हम बंधुता को जो है शो करेंगे, यानी भारत देश का जो भी नागरिक होगा हम सब एक फैमिली हैं, एक परिवार है, एक भाई हैं। ठीक है, ऐसे मिलजुल कर हम लोग रहेंगे। और ये कहां से लिया गया था? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये वर्ड उठाया गया था। अब बात करें इक्वलिटी की, ऑल इक्वल बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने, न्यायपालिका के समक्ष सब कुछ एक समान होगा, सबको एक नजर से देखा जाएगा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है ना, यानी सबको समान न्याय मिलेगा। ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वलिटीज मस्ट एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। क्लियर। अब भारत देश का जो कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी जरूरत पड़ने पर उसमें अमेंडमेंट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज बना दी गई तो वो मतलब उसमें कोई किसी भी तरह का अमेंडमेंट नहीं, वही 75 साल पुराना हम कॉन्स्टिट्यूशन लेकर चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर समय परिस्थिति को, समय देश काल परिस्थिति को देखते हुए हम उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड to reflect changing aspiration and social needs, ensuring and remains relevant across generation। जैसे जैसे जनरेशन हमारी आएगी उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से जरूरत पड़ेगी हम उसमें अमेंडमेंट करते रहेंगे। ऑल क्लियर? आई होप आई एम वेरी प्रिटी क्लियर ऑन दिस टॉपिक। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्लास 9th NCERT का लेके आएंगे टुमारो। तो आप सभी लोग इसको शेयर करते रहिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन आपके कमेंट से बढ़ता है और हम और अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ अच्छे वीडियोस लेके आते रहे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।